राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। शाम का समय था। स्वर्णगढ़ के रंगीन बाजार में चहल पहल अपनी चरम सीमा पर थी। कहीं रेशमी कपड़ों की दुकानों पर चमकदार थान लहरा रहे थे, तो कहीं सुनार अपनी दुकानों पर सोने चांदी की चीजें सजा रहे थे। ठीक उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में पूरी शानो शौकत के साथ एक घोड़े पर सवार धनपाल सिंह आ रहा था, स्वर्णगढ़ का सबसे धनी और घमंडी व्यापारी। उसके दाहिने हाथ में सोने की मोटी अंगूठी जगमगा रही थी, जिसमें बीच में एक विशाल बेशकीमती हीरा जड़ा था। हीरे की चमक इतनी तीखी थी कि दूर से ही आंखें चौंधियां जाती थीं। उसके पीछे दो नौकर हाथ बांधे चल रहे थे, जैसे उसके इशारे पर सांस लेते हों। धनपाल सिंह हर दुकान के आगे रुकता, दुकानदार को घृणा भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरता और बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ जाता। उसके चेहरे पर हमेशा यही भाव रहता, मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे अमीर हूं। उसे पूरा यकीन था कि उसके पास इतनी दौलत है कि वह पूरे बाजार को एक झटके में खरीद सकता है। अचानक उसकी नजर बाजार के एक सुनसान कोने में पड़ी। वहां एक बूढ़ा बढ़ई बाबा कल्याण दास चुपचाप लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना बना कर बेच रहा था। उसके सामने कुछ पुराने साधारण लकड़ी के सामान पड़े थे, जिन्हें देखकर कोई रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। धनपाल सिंह ठहाका मारकर बोला, अरे बूढ़े, जिंदगी भर लकड़ी काटते तराशते रहोगे, फिर भी गरीब ही रहोगे। किस्मत भी तुम जैसे लोगों पर हंसती होगी। बाबा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में दशकों के अनुभव की गहराई झलक रही थी। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बेटा, किस्मत सिर्फ एक पल की मेहमान होती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवार कितनी भी ऊंची हो, जब गिरती है तो इंसान को सीधा पाताल में ले जाती है। धनपाल सिंह जोर से हंसा। बूढ़े, तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं लगती। मैं स्वर्णगढ़ का सबसे कामयाब और सबसे अमीर व्यापारी हूं। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाबा मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, यह तो समय बताएगा बेटा, समय बताएगा। धनपाल सिंह ने तिरस्कार से सिर झटका और आगे बढ़ गया, मगर उसे क्या पता था कि किस्मत का खेल अब शुरू हो चुका था और उसके घमंड का अंजाम बहुत पास आ चुका था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ स्वर्णगढ़ के बाजार में एक बार फिर से हलचल मची। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर बोरियों में सामान भरकर इधर से उधर ले जा रहे थे और ग्राहक खरीदारी के लिए आ रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, मगर धनपाल सिंह की हवेली के बाहर एक अलग ही नजारा था। धनपाल सिंह के नौकर उसकी हवेली के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह आदमी जिसके एक इशारे पर वे हाथ बांधे खड़े रहते थे, अभी तक बिस्तर पर सो रहा था। वह तो हमेशा तड़के सवेरे उठ जाता था, लेकिन आज सूरज निकल आया और वह अभी तक सो रहा था। जब एक नौकर ने उसे उठाया तो धनपाल सिंह फौरन उठ गया और उसने अपना सर थाम लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, शरीर कांप रहा था। उसने कोई बुरा सपना देखा था, जिसमें वह बाजार में खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल जमी थी, हर कोई उससे मुंह मोड़कर चला जा रहा था। वह दुकानदारों के पास गया, लेकिन दुकानदारों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। धनपाल सिंह एक झटके से उठ गया। सोचने लगा यह सिर्फ एक सपना था, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे कोई खतरा नजदीक आ रहा हो। वह जल्दी से तैयार हुआ और जब वह बाजार में पहुंचा तो वहां एक अलग ही नजारा था। कुछ लोग बाजार में भीड़ लगाकर खड़े थे। धनपाल सिंह ने एक व्यापारी से पूछा, यहां क्या हुआ? व्यापारी बोला, तुम्हें नहीं मालूम? सम्राट ने नया कानून बनाया है। कल रात सम्राट के मंत्री ने ऐलान किया कि जो भी व्यापारी नाजायज मुनाफा कमाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह सुनते ही धनपाल सिंह को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति मुनाफाखोरी और जमाखोरी से ही हासिल की गई थी। अगर सम्राट के लोग उसके गोदाम में छापा मारेंगे तो वह सब कुछ खो देगा। उसने खुद को संभाला और जल्दी से नौकरों को बुलाकर कहा, गोदाम में जाकर सारा कीमती सामान कहीं और छुपा दो। सम्राट के सिपाहियों का एक दस्ता बाजार में दाखिल हुआ। सिपाहियों के बीच मंत्री खड़ा था। मंत्री ने कागज निकालकर जोर से ऐलान किया,
स्वर्णगढ़ के व्यापारी धनपाल सिंह पर जमाखोरी, मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम है। सम्राट के आदेश पर उसके सारे कारोबार और संपत्ति जब्त की जाती है। यह सुनते ही धनपाल सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लोगों की तरफ देखा, लेकिन कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे, आज उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अचानक उसकी नजर उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो कल उसे नसीहत दे रहा था। बूढ़े ने एक नजर धनपाल सिंह पर डाली और बोला, मैंने कहा था ना कि घमंड की दीवार कितनी भी ऊंची हो, जब गिरती है तो इंसान पाताल में चला जाता है। धनपाल सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थीं। सिपाही उसे सम्राट के सामने ले गए। सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, कुछ व्यापारी, कुछ आम नागरिक और धनपाल सिंह के वही पुराने दोस्त जो कल तक उसकी खुशामद करते थे। लेकिन आज सबके चेहरों पर डर और नफरत के मिले जुले भाव थे। हमदर्दी का नामो निशान तक नहीं था। धनपाल सिंह के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? कल तक मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी था और आज अपराधियों की तरह यहां खड़ा हूं। सम्राट ने एक तीखी नजर अपने मंत्री की ओर डाली और गंभीर स्वर में पूछा, मंत्री, क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि यह आदमी जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता रहा है? मंत्री ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोला, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने पूरी जांच की है। धनपाल सिंह ने सूखे के दिनों में अनाज और जरूरी सामान की भारी मात्रा जमा कर रखी थी। उसका इरादा साफ था, बाजार में कमी पड़ने पर कीमतें आसमान छूने लगें और वह मोटा मुनाफा कमा ले। जब हमने उसके गोदाम पर छापा मारा तो सैकड़ों बोरी अनाज मिली, जबकि इस शहर में लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। यह सुनते ही पूरे दरबार में शोर मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। असल में कुछ महीने पहले स्वर्णगढ़ पर भीषण सूखा पड़ा था। लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे, लेकिन कुछ लालची व्यापारियों ने कीमतें इतनी बढ़ा दी थीं कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही। अब सब समझ रहे थे कि इसके पीछे धनपाल सिंह जैसे लोग ही थे। धनपाल सिंह आगे बढ़ा और कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैं बेकसूर हूं। मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। सम्राट ने उसे घूर कर देखा, फिर दरबार में बैठे व्यापारियों की ओर मुड़कर बोला, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस धनपाल सिंह की गवाही दे सके? धनपाल सिंह ने उम्मीद भरी नजरों से चारों तरफ देखा। वही लोग जो कल तक उसके दोस्त होने पर गर्व करते थे, आज नजरें झुका चुके थे। कोई भी आगे बढ़कर उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सम्राट का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, धनपाल सिंह की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर धनपाल सिंह के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह चीख उठा, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, लोगों को मुफ्त अनाज बांट दूंगा। लेकिन सम्राट ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। धनपाल सिंह आजादी के लिए छटपटाता रहा, रोता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसे दरबार से बाहर निकाला गया, उसकी नजर फिर से उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो दरबार के दरवाजे के पास ही खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने आहिस्ता से कहा, घमंड की कीमत हमेशा अदा करनी पड़ती है धनपाल सिंह, अब तुम्हारी बारी आ गई है। यह सुनकर धनपाल सिंह का दिल बैठा जा रहा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। दो सिपाहियों ने उसे पकड़ा और नगर के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही भारी द्वार बंद हुआ, धनपाल सिंह ने पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखा। यह वही शहर था जहां कल तक वह सबसे बड़ा व्यापारी था, जहां उसका सम्मान था, दौलत थी और लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। मगर आज वही शहर उसे दुत्कार रहा था। धनपाल सिंह ने थकी हुई नजरों से अपनी पोशाक की तरफ देखा। उसके कपड़े, जो कभी उसकी शान हुआ करते थे, अब मिट्टी से सने हुए थे। उसकी बेशकीमती अंगूठी भी सिपाहियों ने छीन ली थी। वह पहली बार अपने आप को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। सोचने लगा, यह सब क्या हो गया? स्वर्णगढ़ से बाहर का सफर आसान नहीं था।
उसे कहीं आश्रय मिलेगा या नहीं, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था। पर वहां से निकलने के बाद वह कई घंटों तक चलता रहा। सूरज ढलने लगा था। भूख और प्यास से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अचानक उसकी नजर स्वर्णगढ़ के बिल्कुल नजदीक बसे एक छोटे से गांव पर पड़ी। अब उसकी हिम्मत बंधी और वह गांव की ओर चलने लगा। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और पानी निकालकर पिया। पानी की हर बूंद उसके अंदर जैसे नया जीवन भर रही थी। मगर जैसे ही उसने कुएं के पास बैठे कुछ लोगों को देखा, उसका दिल धक से रह गया। वे सब लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना रहे थे। उनमें से एक वहीं बूढ़ा बढ़ई भी था। बूढ़े ने धनपाल सिंह को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल हैरानी नहीं थी, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि यह समय जरूर आएगा। उसने शांत स्वर में कहा, तो किस्मत तुम्हें यहां ले आई धनपाल सिंह। धनपाल सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। कल तक जिसे वह मामूली बढ़ई समझता था, आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था, जबकि वह खुद को असहाय और छोटा महसूस कर रहा था। उसने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, बाबा, मुझे काम चाहिए, मैं भूखा हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बूढ़े ने गहरी नजर धनपाल सिंह पर डाली और बोला, दौलत के नशे में इंसान भूल जाता है कि हाथ का हुनर ही असली हुनर है। अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, मगर याद रखना, यह तुम्हारे घमंड का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। धनपाल सिंह बोला, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो, फिर देखेंगे कि तुम काम सीखने के लायक हो या नहीं। धनपाल सिंह ने कांपते हाथों से वह लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। वह आदमी जो कल तक शाही ठाट बाट में रहता था, आज एक आम मजदूर की तरह काम सीखने जा रहा था। क्या धनपाल सिंह यह काम सीख सकेगा? क्या वह बदल जाएगा? रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव के घरों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे, मगर धनपाल सिंह के लिए यह रात बहुत ही भारी होने वाली थी। वह लकड़ी के तख्ते पर बैठा हुआ था। एक हाथ में चाकू, दूसरे में औजार और सामने एक मोटी लकड़ी थी जिसे वह तराशने की कोशिश कर रहा था। नजदीक ही बूढ़ा चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। धनपाल सिंह के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी चाकू से लकड़ी नहीं तराशी थी। कुछ ही मिनटों बाद वह झुंझला कर खड़ा हो गया। गुस्से में चाकू जमीन पर दे मारा और बोला, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं यह नहीं कर सकता। मैं एक बड़ा व्यापारी था, कभी ऐसे काम नहीं किए, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बूढ़े बढ़ई ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ मेहनत के आदी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा घमंड अभी भी जिंदा है। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो थोड़ा सब्र रखो और सीखो। धनपाल सिंह ने गहरी सांस ली। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह चुपचाप वापस लकड़ी के सामने बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सुबह सवेरे उठकर वह लकड़ी तराशता। कभी सही बन जाता तो कभी बिगड़ जाता, लेकिन समय के साथ उसके हाथ धीरे धीरे माहिर होते गए। महीने भर बाद धनपाल सिंह लकड़ी के खूबसूरत खिलौने और बर्तन बनाने में निपुण हो चुका था। अब वह रोज सुबह बाबा के साथ काम करता और शाम को बाजार में अपनी बनाई चीजें बेचने जाता। एक दिन बाजार में एक अमीर व्यापारी उसके सामने रुका। उसने धनपाल सिंह के हाथ से एक लकड़ी का बर्तन लिया, उसे ध्यान से देखा और बोला, वाह, यह तो बेहद सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाया है? धनपाल सिंह ने आज पहली बार घमंड की जगह विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, इसे मैंने ही बनाया है। व्यापारी मुस्कुराया, तुम्हारे जैसे हुनरमंद लोग बहुत काम के होते हैं। मैं यह बर्तन खरीदना चाहता हूं, अगर चाहो तो मेरे लिए नियमित काम भी कर सकते हो। धनपाल सिंह हैरान रह गया। यही वे व्यापारी थे जो कल तक उसे दुत्कार चुके थे और आज उसके हुनर की तारीफ कर रहे थे। रात को झोपड़ी में लौटकर उसने बाबा को सब कुछ बताया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हाथों में सिर्फ दौलत हो तो घमंड पैदा होता है, लेकिन हुनर हो तो सम्मान मिलता है। धनपाल सिंह ने सर झुका लिया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन मेहनत और हुनर उसे दोबारा खड़ा कर सकता है।
मगर क्या किस्मत ने सचमुच उसे माफ कर दिया था या अब भी कुछ बाकी था? 2 साल इसी तरह बीत गए। वह धनपाल सिंह, जो कभी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक माहिर बढ़ई बन चुका था। उसकी बनाई चीजें न सिर्फ गांव में बल्कि स्वर्णगढ़ के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थीं। उसका हुनर अब उसकी पहचान बन गया था। घमंड की जगह अब उसके चेहरे पर विनम्रता झलकती थी। एक दिन वह पहली बार स्वर्णगढ़ वापस गया। यही वह शहर था जिसने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। वही बाजार जहां वह कभी धनवान के रूप में घूमता था, लेकिन आज वह एक साधारण कारीगर की तरह जा रहा था। फिर भी उसके पास कुछ खास था, हुनर, मेहनत और एक बदला हुआ दिल। उसने बाजार में छोटी सी दुकान खोली और लकड़ी की सुंदर चीजें बेचने लगा। जल्दी ही लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे और उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। मगर इस बार वह मुनाफे के पीछे नहीं भाग रहा था। उसने ईमानदारी और मेहनत को अपना लक्ष्य बना लिया था। एक दिन जब वह दुकान पर काम कर रहा था, अचानक उसकी नजर उसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहे थे। धनपाल सिंह तुरंत दौड़ा, उनके पैर छुए और बोला, बाबा, आज जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। मैंने घमंड छोड़ दिया और मेहनत को अपना लिया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घमंड तभी खत्म होता है जब मनुष्य को एहसास हो जाए कि वह कुछ भी नहीं है, और यही बात उसे सबसे बेहतर बना देती है। दूसरी तरफ सम्राट का दरबार लगा हुआ था। कुछ महीने पहले मंत्री को धनपाल सिंह की ईमानदारी की खबर मिली। उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, वह धनपाल सिंह जो पहले जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता था, आज शहर का सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुका है। वह लोगों को सिखाता है कि दौलत का घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और मेहनत उसे सचमुच अमीर बनाती है। सम्राट ने हैरानी से सब सुना और धनपाल सिंह को दरबार में बुलाया। जब धनपाल सिंह सम्राट के सामने आया तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सम्राट सख्त लहजे में बोले, धनपाल सिंह, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें इस नगर से तड़ी पार किया गया था? धनपाल सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मुझे याद है। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूं कि घमंड की दीवार कितनी कमजोर होती है। सम्राट मुस्कुराए और बोले, पहले तुम धनवान व्यापारी थे मगर ईमानदार नहीं थे। आज तुम्हारे पास ईमानदारी है और सच पूछो तो यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें इस नगर में दोबारा व्यापार करने की अनुमति देता हूं, मगर एक शर्त है, अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाओगे और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ोगे। यह सुनकर धनपाल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं वादा करता हूं कि घमंड को कभी अपने नजदीक नहीं आने दूंगा। अब धनपाल सिंह की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। वह एक बार फिर स्वर्णगढ़ का सबसे मशहूर व्यापारी बन गया, मगर अब वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी दुकान पर हर रोज कई लोग आते और वह सबसे यही कहता, दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर विनम्रता उसे फिर से खड़ा कर देती है। वही धनपाल सिंह जो कभी घमंड में डूबा हुआ था, आज शहर के सबसे सम्मानजनक लोगों में गिना जाने लगा, क्योंकि अब वह एक बदला हुआ इंसान था। आज की यह कहानी हमें बताती है कि घमंड के घोड़े पर सवार आदमी दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन उसका गिरना पहले से ही निश्चित है। सच्चा इंसान वही है जो घमंड को पास फटकने न दे और मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता के साथ आगे बढ़े तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। हरिपुर राज्य के एक छोटे से गांव की सीमा पर नदी के किनारे एक पुरानी कच्ची झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक युवक, अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके हाथों में जैसे भगवान ने जादू भर दिया हो। पत्थर का टुकड़ा हो, लकड़ी का टुकड़ा हो या मिट्टी की एक साधारण ढेली, जब भी वह उसे अपने हाथों में लेता तो कुछ ही देर में वह निर्जीव चीज जीवंत सी लगने लगती। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि अर्जुन के हाथों में भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन इस अद्भुत कला के बावजूद उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। झोपड़ी में न कोई परिवार था, न कोई साथी। उसके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। दिन भर वह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता
और शाम को उन्हें गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ लालचंद को सौंप देता। लालचंद का नाम पूरे इलाके में मशहूर था। उसके पास बड़ी हवेली थी, ढेर सारा धन था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। लेकिन इन सब से बढ़कर उसके अंदर था असीम लालच। लालचंद बहुत चतुर और चालाक आदमी था। वह जानता था कि अर्जुन बेहद भोला और सीधा सादा है। इसी का फायदा उठाकर वह अर्जुन की बनाई हुई खूबसूरत मूर्तियों को बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बेचता, लेकिन अर्जुन को सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं देकर बाकी सारा पैसा खुद रख लेता और कहता, अरे अर्जुन, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मूर्ति 5 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। अर्जुन को इस धोखे का कभी जरा भी शक नहीं होता, क्योंकि वह दुनिया की चालाकियों से पूरी तरह अनजान था। एक दिन की बात है। सुबह सुबह अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा एक पत्थर की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा था। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। कुछ ही देर में सेठ लालचंद वहां पहुंच गया। मूर्ति देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह अर्जुन, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बस सेठ जी, यह सब भगवान की कृपा है। लालचंद मूर्ति को ध्यान से देखते हुए बोला, इसे मैं आज बाजार में बेचूंगा। याद रखना, इतनी महंगी मूर्तियां हर रोज नहीं बिकती। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जो भी दाम मिल जाए सेठ जी, वही ठीक है। लालचंद के चेहरे पर एक हल्की सी कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मूर्ति उठाई और बोला, तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूं। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा दूर गया, वह धीरे से खुद से बुदबुदाया, भोला है तभी तो इतना काम का है। उस दिन जब लालचंद बाजार पहुंचा तो हुआ कुछ ऐसा जिसने उसके मन में एक नया लालच जगा दिया। बाजार में एक अमीर व्यापारी उस मूर्ति को देखते ही चौंक गया। वह बोला, यह मूर्ति तो अद्भुत है, इसके लिए मैं 20 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। लालचंद के मन में जैसे लड्डू फूट पड़े, लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, इतनी जल्दी इसे कैसे बेच दूं? व्यापारी ने तुरंत कहा, मैं 30 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब लालचंद के चेहरे की मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने तुरंत मूर्ति बेच दी। उस रात जब वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी मालिनी ने पूछा, पिताजी, आज बाजार कैसा रहा? लालचंद ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली मेज पर रखते हुए कहा, बहुत अच्छा। मालिनी ने थैली खोली तो उसकी आंखें फैल गईं। इतना सारा सोना देखकर वह हैरान थी। लालचंद हंसते हुए बोला, और सोचो, मैंने उस मूर्ख अर्जुन को क्या बताया होगा? मालिनी ने धीरे से पूछा, क्या बताया आपने? लालचंद हंस पड़ा कि मूर्ति सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी। मालिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह बोली, पिताजी, यह गलत है। अर्जुन बहुत मेहनत करता है। लालचंद का चेहरा अचानक सख्त हो गया। दुनिया मेहनत से नहीं, चालाकी से चलती है बेटी। मालिनी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या सचमुच अर्जुन इतना भोला है, या एक दिन सच सामने आ जाएगा? अगली सुबह हरिपुर के बाजार में हमेशा की तरह हलचल थी। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी और उसी भीड़ के बीच सेठ लालचंद अपनी दुकान के अंदर बैठा था। उसके सामने मेज पर स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी थी, जिसे वह बार बार गिन रहा था। लेकिन आज उसके मन में सिर्फ पैसे गिनने की खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में एक और बड़ी योजना चल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर अर्जुन की मूर्तियां इसी तरह बिकती रहीं तो एक दिन मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। उसी समय बाजार में अचानक हलचल मच गई। कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर बाजार में आए। लोग धीरे धीरे रास्ता छोड़ने लगे। उन सैनिकों के बीच एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठा था। वह था रूपांजलि राज्य का राजकुमार विक्रम सिंह। राजकुमार का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। लालचंद ने तुरंत खड़े होकर झुककर प्रणाम किया। स्वागत है राजकुमार जी, मेरी छोटी सी दुकान में आपका स्वागत है। राजकुमार की नजर अचानक दुकान के अंदर रखी एक मूर्ति पर पड़ी। वह घोड़े से उतरकर धीरे धीरे उस मूर्ति के पास गया। कुछ क्षण तक वह उस मूर्ति को ध्यान से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, यह मूर्ति किसने बनाई है? लालचंद के दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल लालचंद के चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान लौट आई।
वह आत्मविश्वास से बोला, राजकुमार जी, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। राजकुमार ने उसकी तरफ गहरी नजर डाली। उसकी आंखें जैसे लालचंद के चेहरे को पार करके उसके मन तक पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ पलों की भारी खामोशी के बाद राजकुमार ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो तुम सचमुच एक महान कलाकार हो। लालचंद के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार फिर बोला, मैं अपने पिता महाराज के लिए एक विशेष उपहार बनवाना चाहता हूं, एक ऐसी मूर्ति जो पूरे राज्य में सबसे सुंदर हो। लालचंद ने तुरंत सिर झुका दिया और बोला, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी राजकुमार जी। राजकुमार ने कहा, मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लगे कि वह अब भी बोल उठेगी। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें इसके लिए 10 दिन का समय देता हूं। 10वें दिन मैं खुद आकर वह मूर्ति ले जाऊंगा। लालचंद के मन में लालच की आग और भी तेज भड़क उठी। वह तुरंत बोला, राजकुमार जी, आप निश्चिंत रहें, 10 दिन बाद आपको ऐसी मूर्ति मिलेगी जैसी आपने कभी नहीं देखी होगी। राजकुमार मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी शंका अभी भी बाकी थी। फिर वह अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। जैसे ही राजकुमार बाजार से चला गया, लालचंद के मन में एक नई चालाक योजना जन्म ले चुकी थी। वह तुरंत अपनी दुकान बंद करके सीधा अर्जुन की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो अर्जुन एक नई मूर्ति बनाने में लगा हुआ था। लालचंद ने उत्साह भरे स्वर में कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ सेठ जी? लालचंद बोला, आज बाजार में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था। वह एक राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है, और अगर वह मूर्ति उसे पसंद आ गई तो वह बहुत बड़ी कीमत देगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सच में? लालचंद बोला, हां, लेकिन याद रखना, मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसे देखकर कोई भी अपनी नजरें हटा न सके। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लालचंद के चेहरे पर फिर वही चालाक मुस्कान उभर आई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उधर अर्जुन ने उसी दिन से नई मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे पत्थर से एक बेहद सुंदर राजकुमारी का चेहरा उभरने लगा। लेकिन जैसे जैसे मूर्ति बनती जा रही थी, अर्जुन को बार बार एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह चेहरा उसने कहीं देखा हुआ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कहां। कभी कभी तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके हाथों को दिशा दे रही हो। दिन गुजरते गए और अर्जुन पूरी तरह उसी मूर्ति में खोया रहा। उसके हाथ लगातार पत्थर पर चलते रहते। छेनी और हथौड़ी की आवाज झोपड़ी के आसपास गूंजती रहती। 8वें दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई तो अर्जुन ने आखिरी बार अपनी छेनी रख दी। मूर्ति अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसने थोड़ा पीछे हटकर उसे ध्यान से देखा। पत्थर से बनी वह राजकुमारी इतनी जीवंत और सुंदर लग रही थी कि जैसे वह किसी भी पल बोल उठेगी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, चेहरे की कोमलता, सब कुछ इतना सजीव था कि अर्जुन खुद भी हैरान रह गया। हर मूर्तिकार की तरह अर्जुन की भी एक छोटी सी आदत थी। वह अपनी हर मूर्ति के अंदर किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई देख न सके एक छोटा सा चिन्ह बना देता था। यह उसका अपना गुप्त हस्ताक्षर था। अर्जुन ने मूर्ति के पीछे की तरफ एक छोटा सा चिन्ह उकेरा और मुस्कुरा दिया। अब यह सच में मेरी कारीगरी है। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। सेठ लालचंद आ चुका था। जैसे ही उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह अर्जुन, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया। वह मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। फिर धीरे से बोला, अगर यह मूर्ति राजकुमार को पसंद आ गई तो हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे अब भी सेठ की चालाकी का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर बाद लालचंद उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली चला गया। जब वह हवेली पहुंचा तो उसकी बेटी मालिनी पहले से ही वहां खड़ी थी। जैसे ही उसने मूर्ति देखी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पिताजी, यह तो सचमुच अद्भुत है। लालचंद हंसते हुए बोला, अद्भुत तो है, लेकिन यह मूर्ति किसकी है, यह सिर्फ हम जानते हैं। मालिनी ने धीरे से कहा, पिताजी,
क्या राजकुमार को सच नहीं बताना चाहिए? लालचंद का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अगर राजकुमार को पता चल गया कि मूर्ति अर्जुन ने बनाई है तो सारा सम्मान उसी को मिलेगा और मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। मालिनी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। उधर लालचंद ने मूर्ति को अपनी हवेली के कमरे में रख दिया। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। हवेली में सब लोग सो चुके थे, लेकिन उसी समय हवेली के बाहर अंधेरे में एक आदमी छिपा हुआ था। वह एक चोर था। दिन में चोर ने खिड़की के बाहर छिपकर सेठ लालचंद और मालिनी की सारी बातें सुन ली थीं। उसे पता चल चुका था कि इस मूर्ति की कीमत बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। धीरे धीरे वह हवेली की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह दबे पांव उस कमरे तक पहुंचा जहां मूर्ति रखी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। चोर चुपके से अंदर घुसा, फिर झट से मूर्ति उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह जंगल के घने रास्ते की ओर बढ़ चुका था। उधर हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एक जोरदार चीख ने पूरे घर को हिला दिया। लालचंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, मूर्ति मूर्ति चोरी हो गई। मालिनी दौड़कर कमरे में पहुंची। मूर्ति सचमुच गायब थी। लालचंद के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह घबराकर बोला, अगर राजकुमार को पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ पलों तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने तुरंत गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और गुस्से में बोला, मुझे पूरा यकीन है कि यह मूर्ति अर्जुन ने चुराई है। गांव वाले चौंक गए। लालचंद ने और गुस्सा दिखाते हुए कहा, और कौन करेगा ऐसा काम? उसे पता चल गया होगा कि उसकी बनाई मूर्ति बहुत कीमती है। गांव के लोग तुरंत अर्जुन की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। उधर अर्जुन अभी भी अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तभी अचानक गांव की गली में शोर सुनाई दिया। कुछ ही देर में लालचंद और गांव के कई लोग उसकी झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, अरे सेठ जी, आप सब लोग यहां? लेकिन लालचंद का चेहरा गुस्से से लाल था। वह जोर से चिल्लाया, भोले बनने का नाटक मत करो अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। क्या हुआ सेठ जी? लालचंद ने गुस्से में कहा, मेरे घर से वह राजकुमारी की मूर्ति चोरी हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही उसे चुराया है। गांव के लोग भी अब अर्जुन को शक की नजर से देखने लगे। एक आदमी बोला, अर्जुन, अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो सच बता दो। अर्जुन घबराकर बोला, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो वह मूर्ति खुद बनाकर सेठ जी को दी थी। लेकिन लालचंद जोर से बोला, झूठ! तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं वह मूर्ति राजकुमार को देने वाला था, इसलिए तुमने उसे चुरा लिया। अर्जुन बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं। पर भीड़ अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारी वजह से सेठ को कोई नुकसान हुआ तो हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। आखिरकार लालचंद गुस्से से बोला, सुन लो अर्जुन, अगर कल तक वह मूर्ति मुझे वापस नहीं मिली तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह गांव वालों के साथ वहां से चला गया। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यह सब हुआ कैसे? तभी झोपड़ी के बाहर से एक धीमी आवाज आई। अर्जुन ने सिर उठाया। वह मालिनी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मालिनी, तुम यहां? मालिनी का चेहरा गंभीर था। वह बोली, अर्जुन, तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, कौन सी सच्चाई? मालिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मेरे पिता कई सालों से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? मालिनी ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां बाजार में बहुत ऊंचे दामों में बिकती हैं, लेकिन पिताजी तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पैसा देते हैं। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। तो इतने सालों से? मालिनी ने सिर झुका लिया। हां, तुम्हारे साथ धोखा होता रहा है। फिर उसने जल्दी से कहा, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या मूर्ति की चोरी है।
मैंने कल रात एक आदमी को हमारे घर से चुपके से निकलते देखा था। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। कौन था वो? मालिनी बोली। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई, लेकिन वह मूर्ति लेकर जंगल की तरफ गया था। अर्जुन ने बिना एक पल घंवाए अपनी छेनी उठाई। अगर वह मूर्ति मिल गई तो सब सच सामने आ जाएगा। मालिनी ने चिंता से पूछा, लेकिन तुम अकेले जंगल जाओगे? अर्जुन बोला, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं वह मूर्ति वापस नहीं लाया तो सब लोग मुझे ही चोर समझेंगे। इतना कहकर अर्जुन तेज कदमों से जंगल की तरफ चल पड़ा। मालिनी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उधर जंगल के रास्ते पर वही चोर मूर्ति लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह एक तालाब के पास रुक गया। वह थक चुका था। उसने सोचा, रात यहीं गुजार लेता हूं, सुबह होते ही रूपांजलि जाकर यह मूर्ति बेच दूंगा। उसे क्या पता था कि उसी जंगल में कुछ ही दूरी पर एक गुफा के अंदर राजा और राजकुमार अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, और उसी समय अर्जुन भी उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। बहुत जल्द तीनों की किस्मत एक ही जगह मिलने वाली थी, और वहीं से एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो कई वर्षों से छिपा हुआ था। अर्जुन तेज कदमों से जंगल के रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद अर्जुन को दूर से एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे किसी के बैठने की हल्की सी आहट आ रही थी। अर्जुन सतर्क होकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है और उसके बगल में रखी है वही राजकुमारी की मूर्ति। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह धीरे से आगे बढ़ा और जोर से बोला, अरे, यह मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? चोर अचानक घबरा गया। उसने तुरंत मूर्ति उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी पल चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया। अर्जुन चौंक गया। उसे पता ही नहीं था कि जंगल में सैनिक भी मौजूद हैं। एक सैनिक आगे आया और कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम लोग? चोर डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत सैनिकों के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति सेठ लालचंद के घर से चुराई है। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, यह मूर्ति मैंने बनाई है और मैंने ही इसे सेठ लालचंद को दी थी। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों को महाराज के सामने ले जाना होगा। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन, चोर और उस मूर्ति को लेकर पास की गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। वहां एक राजसी आसन पर महाराज रुद्रदेव बैठे हुए थे। उनके पास ही खड़े थे उनके पुत्र राजकुमार विक्रम सिंह। जैसे ही मूर्ति उनके सामने रखी गई, महाराज अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी भर गई। वह धीरे धीरे मूर्ति के पास आए। कुछ क्षण तक उसे ध्यान से देखते रहे। फिर उनकी आवाज कांप उठी, यह कैसे संभव है? राजकुमार ने भी मूर्ति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, यह मूर्ति बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। गुफा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आपकी बेटी? महाराज धीरे धीरे बोले, मेरी बेटी राजकुमारी अनन्या कई साल पहले इसी जंगल में शिकार के दौरान लापता हो गई थी। हमने पूरे राज्य में उसे ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। राजकुमार की आंखों में भी दर्द झलक रहा था। वह बोला, पिताजी, यही वजह है कि मैं हर साल इस जंगल में आता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। महाराज ने फिर मूर्ति की तरफ देखा, लेकिन यह मूर्ति बिल्कुल उसी जैसी है। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को कभी देखा है? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं महाराज, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने तो यह मूर्ति सिर्फ अपनी कल्पना से बनाई है। महाराज के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। यह कैसे संभव है? तभी राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, हो सकता है यह लड़का सच कह रहा हो। एक सच्चा कलाकार कभी कभी अपनी कल्पना से भी सच के बहुत करीब पहुंच जाता है। उसी समय सैनिकों ने एक और आदमी को गुफा में लाकर खड़ा कर दिया। वह था सेठ लालचंद। राजकुमार ने कठोर स्वर में पूछा, सेठ, क्या यह वही मूर्ति है जो तुम्हारे घर से चोरी हुई थी? लालचंद कांपते हुए बोला, जी राजकुमार। राजकुमार ने फिर पूछा,
और क्या तुमने ही यह मूर्ति बनाई है? लालचंद कुछ क्षण चुप रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था वह युवक जो सच जानता था। लालच और डर के बीच झूलते हुए उसने फिर झूठ बोल दिया, जी, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। वह तुरंत बोला, नहीं महाराज, यह झूठ है, यह मूर्ति मैंने बनाई है। गुफा में तनाव बढ़ने लगा। राजकुमार की नजर अचानक मूर्ति के पीछे की तरफ गई। वह ध्यान से देखने लगा। उसे वहां एक छोटा सा अजीब चिन्ह दिखाई दिया। राजकुमार ने पूछा, यह चिन्ह क्या है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह मेरा हस्ताक्षर है। मैं अपनी हर मूर्ति के अंदर ऐसा ही चिन्ह बनाता हूं। अब सबकी नजरें लालचंद की तरफ मुड़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राजकुमार ने धीरे से अपनी तलवार निकाल ली और बोला, अब सच बताओ सेठ, यह मूर्ति किसने बनाई है? गुफा में खामोशी फैल गई। लालचंद के पास अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, और अगले ही क्षण एक ऐसी घटना होने वाली थी जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर देने वाली थी, क्योंकि उस मूर्ति से जुड़ा हुआ रहस्य अब खुलने ही वाला था। गुफा के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लालचंद का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार उसका साहस टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह मूर्ति मैंने नहीं बनाई। गुफा में खड़े सभी लोग चौंक गए। लालचंद ने सिर झुकाकर कहा, यह मूर्ति इस लड़के ने बनाई है। अर्जुन ने महाराज और राजकुमार दोनों आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखने लगे। लालचंद ने आगे कहा, मैं कई सालों से इसकी बनाई हुई मूर्तियां बाजार में बेचता रहा हूं और इसका श्रेय खुद लेता रहा हूं। मैं इसे बहुत कम पैसे देता था और बाकी धन खुद रख लेता था। राजकुमार के चेहरे पर क्रोध दिखाई देने लगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि उसी समय अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार जी, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम उस आदमी को बचाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? अर्जुन शांत स्वर में बोला, मनुष्य से गलती हो जाती है, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। गुफा में खड़े सभी लोग अर्जुन की उदारता देखकर चकित रह गए, लेकिन तभी महाराज की नजर फिर उस मूर्ति पर पड़ी। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। कांपते हाथों से उन्होंने मूर्ति के चेहरे को छुआ। उनकी आंखें भर आईं। वे धीरे से बोले, यह मेरी बेटी राजकुमारी अनन्या जैसी ही लगती है। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। अचानक उसी समय गुफा के अंदर से एक तेज हवा का झोंका गुजरा। मशालों की लौ कांपने लगी और अचानक मूर्ति से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी। सब लोग घबराकर पीछे हट गए। धीरे धीरे वह चमक और तेज होती गई। पत्थर की वह मूर्ति मानो जीवित होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद पत्थर का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह मूर्ति एक जीवंत राजकुमारी में बदल गई। गुफा में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े महाराज को देखकर बोली, पिताजी। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। राजकुमार विक्रम सिंह भी खुशी से भर उठा। कुछ देर बाद महाराज ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? राजकुमारी ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं इसी जंगल में शिकार के लिए आई थी। तभी रास्ता भटककर मैं इस गुफा में पहुंच गई। यहां एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। मेरी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई और मैंने घमंड में उनका अपमान भी कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अदृश्य हो जाऊंगी और किसी को दिखाई नहीं दूंगी। गुफा में खड़े सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे कहा, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने क्षमा मांगी। तब आर्षि ने कहा कि वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन एक दिन जब कोई सच्चा कलाकार मुझे बिना देखे अपनी कल्पना से मेरी हूबहू मूर्ति बना देगा और वह मूर्ति इस गुफा में पहुंचेगी, तब उसी मूर्ति के माध्यम से मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आऊंगी। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगी और बोली, और आज यही हुआ है। अर्जुन की सच्ची कला ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया।
ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखने लगे। महाराज भावुक होकर बोले, बेटा, तुमने केवल एक मूर्ति नहीं बनाई, तुमने मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दिया। उन्होंने उसी समय घोषणा की, आज से अर्जुन हमारे राज्य का राजकीय मूर्तिकार होगा। गुफा तालियों की आवाज से गूंज उठी। राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को कारागार में डाल दिया जाए। लालचंद शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अब सब ठीक हो गया सेठ जी। कुछ समय बाद लालचंद सचमुच बदल चुका था। उसने अपनी बेटी मालिनी का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया और इस तरह एक भोले मूर्तिकार की सच्ची कला ने एक राजकुमारी को श्राप से मुक्त किया, एक राजा को उसकी बेटी वापस दिलाई और एक लालची सेठ को उसकी गलती का एहसास करा दिया। तभी से हरिपुर राज्य में लोग कहा करते थे, सच्ची कला में भगवान बसते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।